देखिए दंड प्रक्रिया संहिता का जो अध्याय 10 पढ़ रहे थे हम, उसका आगे पुनः पढ़ना है। तीसरा पार्ट है न्यूसेंस आशंकित खतरे के मामले में, अर्जेंट मामले। उसमें पहला सेक्शन है 144, न्यूसेंस से आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले के बारे में आदेश करने की शक्ति किसको होगी। देखिए इसमें पहला क्लॉज देखेंगे अपन। पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष से सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभव है या ऐसे निर्देश की वह प्रकृति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेप को खतरा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या वल्वे का या दंगे का निवारण हो जाएगा। तो ये कह रहा है कुछ अर्जेंट तरीके के मामले होते हैं जहां, ये तो आप जानते हैं, इसमें जो भी पावर है किसको है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। इसमें कौन कौन सा हो सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये आपको इसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा, है ना, अन्य लिख देते हैं इसमें, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन है? जिनको राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो। ये तो प्राधिकृत है ही, इसके अलावा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो। इनको लगता है कि तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार के लिए। किस लिए लगता है? तुरंत निवारण। कुछ ऐसा मामला है जिसका तुरंत निवारण करना है, तुरंत निवारण एवं शीघ्र उपचार की जरूरत है। तो कौन से मामले हैं जहां तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है? ऐसे मामले हैं जहां तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और शीघ्र उपचार की जहां आवश्यकता है, ऐसे मामले हैं। तो ऐसे मामले में ये कह रहा है कि जब तामील करा दी गई किस व्यक्ति पे? जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता है। किस तरीके का काम करता है? जिससे नीचे लिखा क्षोभ होता है। कैसा काम करता है? कोई बाधा पहुंचाता है किसी व्यक्ति को, है ना, कोई क्षोभ होता है ना, बाधा पहुंचाता है, क्षोभ पहुंचाता है, क्षति वाला कोई काम करता है, या मानव जीवन या स्वास्थ्य से संबंधित कोई काम है, मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई काम, मतलब इस तरीके के कोई काम करता है। तो इस तरीके के कोई काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है, जो जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो सबसे पहले ये क्या कराएंगे? उस व्यक्ति पे तामील कराएंगे। क्या कराएंगे? तामील, धारा 134 के तहत। तामील किस लिए कराएंगे? सूचना देने के लिए। उस व्यक्ति पर तामील कराएंगे और उस व्यक्ति को लिखित आदेश देंगे कि लिखित तारीख और समय पर या तो स्वयं उपस्थित हो, या अपने प्लीडर के माध्यम से, अपने प्लीडर के माध्यम, जैसी भी हो, या तो दोनों मिलके। तो स्वयं उपस्थित हो सकता है कारण दर्शित करने के लिए। उससे कब उपस्थित होगा? जो भी समय तामील में दिया गया उस समय पर उपस्थित होकर क्या करेगा? लिखित कथन पेश करे। अपने कौन से कथन? लिखित। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखित कथन, मौखिक कथन नहीं। कैसे कथन करेगा? लिखित में जवाब देगा। ये भी पूछा गया है इनसे कारण वगैरह, ये लिखित में उसके कारण दर्शित करेगा। कहाँ का? हाँ, लिखित में ये क्या करेगा? कारण दर्शित करेगा। और यह निर्देश संभव है कि ऐसा निर्देश की तो कहाँ लिखा है? निर्देश की दशा दे सकेगा जिससे ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा। अब ये चूंकि लिखित में कारण देता और अगर संतुष्ट हो जाता तो कोई बात ही नहीं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अगर ये संतुष्ट नहीं होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो इस व्यक्ति को क्या आदेश दे सकता है? इसी तरीके के कि कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, कोई क्षोभ कारित नहीं करेगा, कोई क्षति नहीं करेगा, या अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे मानव जीवन का पर क्या होता है? गलत प्रभाव पड़ता है,
या लोक प्रशांति जिससे भंग होती है, इस तरीके का कोई भी कार्य है, या बलवा वगैरह है, दंगे वगैरह है, इनका निवारण हो जाएगा तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इनको एक आदेश पारित करेगा, आदेश देगा, इस तरीके का आदेश इनको देगा। अगर वो संतुष्ट नहीं होता इनकी बातों से तो कि आप मतलब इस तरीके किस तरीके का आदेश, यही आदेश देगा कि गलत दंगा नहीं करोगे, बलवा नहीं करोगे, छीन नहीं करोगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे लोगों को परेशानी दिक्कत होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी भी इसमें भी कुछ नहीं याद रखना है, इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है और ये याद रखना है, ये बस इतना इसमें से इम्पोर्टेंट है, इतना ही पूछा जाता है। बाकी तो प्रक्रिया है जो लिखी हुई है, प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं, बगैर किसी को सुने तो कार्रवाई की नहीं जाती। स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति को सुना जाएगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी, तो वही इसमें लिखा है। पहले सुनवाई के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनवाई के लिए उसे बुलाना पड़ेगा, बुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुलवाने के लिए उस पर तामील करनी पड़ेगी, तो तामील की जाएगी, उसको सुना जाएगा, सुनने के बाद जैसा मजिस्ट्रेट समझे वैसा वो आदेश पारित कर देगा। अगर उसको लगता है कि तुरंत निवारण करने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए तो वो आदेश पारित करेगा दंगे के निवारण आदि के लिए। दूसरा देखिए क्या कहता है इसमें, दूसरा कहता है इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्देश या सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश ना हो, एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकेगी। अपवादित परिस्थितियां होती हैं कि भैया ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब तक तामील कराएंगे तब तक तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा, लोगों को क्षति हो जाएगी, क्षोभ हो जाएगा। अगर इस तरीके का अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि माहौल है इस तरीके का, तो वो क्या करेगा, उसको तामील किए बिना, है ना, तामील किए बिना क्या कर सकता है, एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। ये भी आप जानते हैं, ये भी कॉमन बात है कि अगर तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और इतना टाइम नहीं है कि समन कराया जाए, उस पर तामील कराई जाए, अगर इतना तत्काल का मामला है, इतना तुरंत आवश्यक मामला है, कैसा मामला है, तुरंत वाला, जिसमें तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक, इस तरीके का मामला है, तो फिर तामील वामिल नहीं कराएगा, वो एक पक्षीय आदेश पारित कर देगा। एक पक्षी का मतलब फिर उसको सुनने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आदेश पारित कर देगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाए निर्दिष्ट किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि वो आदेश किस किस को दे सकता है, स्वाभाविक सी बात है, ये कहता है किसी विशिष्ट व्यक्ति को दे सकता है। विशिष्ट व्यक्ति मतलब व्यक्ति विशेष, विशिष्ट व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है। कहा था, तीसरा है, व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को, निवास के स्थान विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है ना। मान लीजिए पूरे मोहल्ला निकलता है, आम जनता है, वो न्यूसेंस होता है तो उनको भी दिया जा सकता है। तीसरा था ना, निवास करने वाली जनता या आम जनता, या आम जनता, आम जनता, तीनों को, इनमें से किसी को भी आदेश पारित कर सकता है। व्यक्ति विशेष को दे सकता है कि फलाना नाम का व्यक्ति वही न्यूसेंस कर रहा है तो उसको दे देगा, या उन्हें लगता है कोई मोहल्ले वाला है, कोई कॉलोनी वगैरह है, कोई क्षेत्र विशेष के लोग हैं वहां से निकलते हैं और न्यूसेंस होता है तो उस पूरे एरिया के जो भी लोग हैं उनको दे सकता है आदेश कि ऐसा आप नहीं करेंगे। अब ऐसा क्षेत्र वाला कब होता है, क्षेत्र वाला घटना जब होता है, न्यूसेंस वगैरह इस तरीके के तब हो जाते हैं जब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दो त्योहार हिंदू मुस्लिमों के पड़ जाते हैं ना, उस स्थिति में बोले हिंदू यहाँ से निकलते हैं, उस मोहल्ले से मुस्लिम वहां से निकलते हैं, तो उस स्थिति में फिर वो दे सकता है पूरा कि आप इस एरिया से नहीं जाएंगे, दूसरी जगह से जाएंगे, इस तरीके के आदेश दे सकते हैं पूरे के पूरे समाज वगैरह को, लोग वगैरह को। आम जनता को तो आप जानते ही, कोई आम जनता निकलती है वहां से, उनको लगता है कि न्यूसेंस होता है, दिक्कत होती है, तो उनको भी आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा कहता है इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवर्त न रहेगा। ये भी कह रहा है कि भैया जो आदेश जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट देगा कितनी अवधि तक प्रवर्त में रहेगा, तो ये याद रखना है 2 माह। ये आदेश कितनी अवधि तक प्रवर्त में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो आदेश न्यूसेंस वाला है तो ये कितने, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना, बस कितने माह तक प्रवर्त रहेगा, 2 माह तक प्रवर्त रहेगा। 2 माह बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, परंतु है, परंतु में बढ़ाया जा सकता है, कैसे देखिए, परंतु कहता है
लेकिन अवधि कितनी रहेगी, 2 माह। अब देखिए क्या कहता है, परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन और स्वास्थ्य क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे प्रवृत्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की ना होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। तो ये कह रहा है कि भैया अगर अतिरिक्त अवधि के लिए राज्य कौन बढ़ा सकता है, ये याद रखना है, राज्य सरकार। राज्य सरकार अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है, और वो अतिरिक्त अवधि कितनी होगी, 6 माह। ये भी याद रखना है आपको। तो कुल मिला के कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है 2 माह तक के लिए आदेश को पारित करता है, 2 माह तक आदेश प्रवर्तन में रहेगा, उसके बाद आदेश अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार उस अवधि को, अगर उसको लगता है कि अभी अवधि बहुत बड़ी रहना चाहिए, अभी निवारण नहीं हुआ है, तो 6 माह तक के लिए अवधि को बढ़ा सकती, 6 माह से अधिक में, 6 6 माह करके बढ़ाई, तो 6 माह के लिए क्या कर सकती राज्य सरकार, अवधि को बढ़ा सकती है। तो ये भी याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है और इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछी जाती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए 5 पर क्या कहता है, थोड़ा सा नीचे करना। 5वां देखिए क्या कहता है, 5वां कहता है कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। ये तो आप जानते हैं कि जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, तो या तो मजिस्ट्रेट अपने आप में स्वप्रेरणा से अपने आप में खारिज कर सकता है, या किसी व्यक्ति के आवेदन पर। दो ही तरीके होते ना, या तो कोई व्यक्ति आवेदन करता है और उसके आवेदन से अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है तो कर सकता है, या फिर स्वप्रेरणा से अपने आप में कर सकता है। क्या कर सकता है, उस आदेश को विखंडित कर सकता है, खंडित कर सकता है, या उसमें परिवर्तन कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। या तो उसको रद्द कर सकता है, क्या कर सकता है, रद्द कर देगा, या उसमें परिवर्तन कर देगा, जैसा वो उपयुक्त समझे वैसा वो कर सकता है। ये इसमें लिखा है, क्या कर सकता है, जो आदेश उसने या तो स्वयं पारित किया है, पहली बात कहता है कौन कौन से आदेश, जो उसने स्वयं पारित किया वो आदेश, या उसके किसी निचले जो अधिकारी है उसने पारित किया है, या उसके पद उत्तरवर्ती, मतलब पहले जो उस पोस्ट पे कोई था अब ट्रांसफर होकर ये आ गए, तो इनकी जगह जो भी अधिकारी आ जाता है वो अधिकारी स्वप्रेरणा से या आवेदन पर क्या कर सकता है, उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अब देखिए 6वां क्या कहता है, 6वां कहता है राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन में विखंडित या परिवर्तित कर सकती। ये राज्य सरकार की कह रहा है कि भैया राज्य सरकार कौन सा आदेश, जो 6 माह वाला आदेश, अगर राज्य सरकार अपने आप में कर सकती है उस आदेश को, या किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस आदेश को क्या कर सकती है, ये भी क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। तो राज्य सरकार भी अपनी प्रेरणा पर कर सकती है, स्वयं ही कर सकती है जब उसे ठीक लगता है, या फिर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके आवेदन पर भी उस आदेश को जो उन्होंने 6 माह की अवधि बढ़ाई थी उस अवधि को क्या कर सकती, समाप्त कर सकती है, या उसमें फिर कोई परिवर्तन कर सकता है, जैसी राज्य सरकार उपयुक्त समझे वैसा आदेश पारित कर सकती है। 7वां देखिए क्या कहता है, जहां उपधारा 5 उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने या आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी, और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वे ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेंगे। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जब राज्य सरकार हो चाहे तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार हो, दोनों में से कोई भी हो, जैसी भी स्थिति हो, जब ये अपना आदेश पारित करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी व्यथित व्यक्ति हो उसको क्या करेंगे, उसको अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेंगे और कारण दर्शित करने के लिए उपस्थिति के लिए लगाएंगे। कुल मिला के उपस्थिति, या तो वो व्यक्ति से कहेंगे या तो स्वयं उपस्थित हो जाओ या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, जैसे भी आप उपस्थित होना है उपस्थित हो, और उपस्थित होकर क्या करो, कारण दर्शित करो, कारण दर्शित करो। अगर कारण से संतुष्ट हो जाते हैं तो आदेश निरस्त हो ही जाएगा, और अगर नहीं संतुष्ट होते हैं और राज्य सरकार या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी आदेश पारित करते हैं उस आदेश को लिखित में क्या करेंगे, कारण दर्शित करेंगे, लिखित में कारण दर्शित करेंगे कि किस वजह से वो आदेश पारित करना उचित समझते हैं। जो भी राज्य सरकार है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो जो आदेश पारित किया है
उसमें उन कारणों को वो लिखा जाएगा कि भाई किस कारण से वो आदेश को पारित करना उपयुक्त समझते हैं। ये वाला था सेक्शन 144। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 145 सेक्शन याद रखना पहले तो, फिर उसके बाद ये रैंक याद रखना, कौन कौन सा मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त की गए। कौन सी कार्रवाई है, तुरंत निवारण वाली कार्रवाई है इसमें, है ना। तो ये बस इसमें ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना है कि जो आदेश होता है कितने माह के लिए होता है, 2 माह तक के लिए पारित कर सकते हो। अगर राज्य सरकार चाहे तो 6 माह तक के लिए उस आदेश को बढ़ा सकती है। जो आदेश इन्होंने पारित किया है वो कितने माह तक के लिए बढ़ा सकती है राज्य सरकार, 6 माह तक के लिए। तो इसमें जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी अपन ने पढ़ा है, बाकी सब प्रोसीजर है जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है हर मामले में जो होता है वही है। उन पक्ष के जब भी कोई आवेदन न्यायालय पारित करता है या मजिस्ट्रेट पारित करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दूसरी पार्टी होती है जिसके विरोध में आदेश पारित किया जाता है उसको सुनवाई का मौका दिया जाता है। तो यहाँ भी वही चीजें लिखी हैं कि उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उस पर समन से तामील कराई जाएगी, उसको कारण दर्शित करने के लिए कहा जाएगा। और मान लो तत्काल वाली परिस्थितियां हैं कि जहाँ संभव नहीं है शीघ्र कार्रवाई करना है कि उसे तामील कराई जाए तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। तो ये कॉमन बातें हैं। बाकी याद करने लायक आपको सेक्शन है, कौन से अधिकारी करते हैं वो याद रखना है और जो अवधि है वो याद रखना है। अब इसमें चौथा जो पार्ट है इसका, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, ये भी सेक्शन पूछा जाता है, सेक्शन 145। कौन सी संपत्ति के बारे में विवाद है जी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। कभी कभी गांव में अधिकतर लग जाता है तो विवाद हो जाते हैं लोगों की जमीन को लेकर, उसके संबंध में है। स्थावर संपत्ति से संबंधित विवाद है 145। ये कह रहा है जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभव है वहां प्रक्रिया। ये क्या कह रहा है, कौन सी, भूमि और जल, इससे क्या संभव होना जरूरी है, इससे परिशांति भंग हो सकती है, लड़ाई दंगा हो सकता है। ये टाइटल की बात नहीं कह रहा है, क्योंकि टाइटल की शब्द आ जाएगा तो वो सिविल मैटर हो जाएगा। यहाँ टाइटल की बात नहीं है, तो वो तो बस इतना कह रहा है कि जो भूमि है जो जल है उससे क्या हो सकता है, परिशांति भंग हो सकती है। कितना ही पावर है इन्हें, परिशांति भंग का कोई मामला है, ऐसा मामला है कि भैया लोग शांति में, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना गांव में, आपने देखा हो, हमारे कुएं से पानी नहीं भरो, हमारे तालाब से पानी नहीं भरो, या भूमि पर कोई ने किस निर्माण शुरू किया, दूसरी पार्टी आ गई उसने रोक लिया, लड़ाई होने लगी, मूड फूट जाते हैं, उस तरीके की घटनाएं हैं इसमें। इसमें टाइटल वाली बात नहीं आ रही, केवल इसमें ये कह रहा है कि भैया उससे परिशांति भंग हो सकती है, दंगा वगैरह हो जाता है जो, उसके बारे में कह रही, लड़ाई झगड़ा जो गाँव में आमतौर पर हो जाता है उसके बारे में ये कह रहा है। इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्यथा इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभव है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवादों से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्यों के बारे में अपने अपने दावे का लिखित कथन पेश करें। तो ये कह रहा है जब कभी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही करते हैं कार्रवाई, है ना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम है वो मजिस्ट्रेट, जब उसको लगता है कि उसकी अधिकारता क्षेत्रता के भीतर, उसकी अधिकार क्षेत्रता के भीतर सूचना कैसे मिलती है, या तो पुलिस द्वारा मिलती है उन्हें सूचना या किसी अन्य आधार पर सूचना मिल सकती, दोनों ही बातें हैं। या तो पुलिस सूचना करती, कंप्लेन खासकर पुलिस ही करती है कि लड़ाई होगी, पुलिस पहुंचती है, मौका मुआयना पे अपनी रिपोर्ट बनाती, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती, या फिर अन्य आधार पर उन्हें सूचना मिल जाती, दोनों ही आधार है। तो जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी अधिकार क्षेत्रता के भीतर ऐसा कोई विवाद है भूमि या जल संबंधी जिससे परिशांति भंग हो सकती है, क्या हो सकती है, परिशांति भंग हो सकती है, तो वो जो भी व्यक्ति हैं उससे जुड़े हुए उन व्यक्तियों से कहेगा कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, उनको उस कारण दर्शित करें। क्या करें, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर क्या करेंगे जी, कारण दर्शित करेंगे। किस बात का कारण दर्शित करेंगे, कि आपके वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में, किसके बारे में, वास्तविक
कब्जे के बारे में, ठीक है। कब्जे, यहाँ कब्जे की बात हो रही है, काय की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है। तो जो कब्जे की बात करेंगे कि भैया इन पे वास्तविक कब्जा वर्तमान में किसका, ये हक की बात नहीं कह रहा, टाइटल की बात नहीं कह रहा, स्वामित्व की बात नहीं कह रहा, केवल कब्जे की बात कह रहा है। इसको मतलब नहीं किसका स्वामित्व था, ये क्या पूछेगा आपसे कि भैया वास्तविक कब्जा सिद्ध करो। जो भी लड़ रहे हैं व्यक्ति, दो पक्षकार होते हैं तो दोनों से कहेगा कि भैया अपना अपना कब्जा साबित करिए, बताइए कि कैसे कब का संपत्ति पर कब्जा है, आप उसका कब्जा रखते हैं। वो ये नहीं पूछ रहा कि आप उसके मालिक हैं कि नहीं, वो केवल ये पूछ रहा है कि आप उसके कब्जेदार हैं कि नहीं, आपके कब्जे में है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने वाली चीज है कि वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप उसके स्वामी हैं, मालिक हैं कि नहीं है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है उसे। वो केवल ये पूछ रहा है कि वर्तमान में उस संपत्ति पर किसका कब्जा है। दोनों में से जो भी पक्षकार अपना कब्जा बताते हैं वो कब्जा बताएंगे कि भैया वर्तमान में इस संपत्ति में हमारा कब्जा है। तो वो उनसे इसी कारण को साबित करने के लिए कहेगा कि आप न्यायालय के समक्ष आए, या तो स्वयं आए या प्लीडर के माध्यम से आए, जैसे आना चाहे वैसे आए। बस क्या सिद्ध करें न्यायालय के सामने ये सिद्ध करें कि जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में किसका कब्जा है। खासकर ये तहसीलदार के पास आते हैं, फिर तहसीलदार से एसडीएम पे जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये उनसे कब्जे की बारे में पूछेगा कि भैया आपका कब्जा है या नहीं। दूसरा कहता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपजें और ऐसे किसी अन्य संपत्ति के भाटक लाभ भी हैं। तो ये भी इस परिभाषा को थोड़ा विस्तार कर दिया दूसरे पॉइंट में कि भैया भूमि के और जल की परिभाषा भूमि जल तक ही सीमित नहीं है। भूमि जो जल की परिभाषा है वो भवन कहाँ तक लागू है, भवन पर भी है, बाजार पर भी है ना। ये उसकी परिभाषा को थोड़ा बढ़ा दिया, मीन क्षेत्र और फसल, ये तो याद रखने के लिए चीजें हैं। मीन क्षेत्र, फसल आदि जो होती ना, फसल आदि में, या अन्य उपजें होती, भूमि की जो उपजें होती, उपज कौन सी उपज जो भूमि से प्राप्त होती है। अब आप कहोगे इसमें कैसा, इसमें भी हो जाता है ना लड़ाई, इसमें भी कब्जे की, भैया कि दूसरे के खेत में फसल खड़ी है, दूसरा काटने पहुंच गया, है ना, इस तरीके के विवाद हो जाते हैं। तो वो कब्जे की पूछेगा कि भाई किसका कब्जा था, तो उसके बारे में कह रहा है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है, इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील कि किसी उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहज स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। ये कह रहा है कि भैया सबसे पहले तो स्वाभाविक सी बात है, जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने के लिए क्या करा जाएगा, समन किया जाएगा। जैसे भी समन की रीति होती है उस तरीके से समन किया जाए। जो भी पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार हैं, तो दोनों पक्षकारों पर समन की तामील कराई जाएगी। किसके द्वारा कराई जाएगी, मजिस्ट्रेट के द्वारा समन की तामील कराई जाएगी। और एक प्रति कहाँ लगाई जाएगी, विवादित भूमि पर, विवादित स्थल लिख लीजिए, तो भूमि में तो एक ही चीज आएगी। तो जो भी विवादित स्थल है वहां पर एक चस्पा करवा दी जाएगी कि जो स्थल जो है विवादित है और न्यायालय के निरीक्षणाधीन है। तो इस तरीके की एक प्रति वहां भी लगा दी जाएगी, दोनों पर समन कर दी जाएगी और एक प्रति विवादित स्थल पर भी लगा दी जाएगी। तो क्या होगा, कुल मिला के समन किया जाएगा। चौथा देखिए क्या कहता है, मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु के पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और किसी ऐसे साक्ष्य लेगा जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो वह विनिश्चय करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। इसमें भी आगे अपन परंतु भी पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कह रहा है कि अब आगे इसने क्या कर दिया, समन कर दिया। समन करके स्वाभाविक सी बात है जो उपस्थित हुए होंगे, जो भी समन में तारीख होगी उस समन की तारीख पे जो लोग उपस्थित होते हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच करेगा कि भैया किस व्यक्ति का कब्जा था, है ना। तो कब्जे के बारे में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कथन, उनके कथन सुनेगा पहले। तो जांच में क्या होगा, सभी बातें होंगी, कथन सुने जाएंगे, उनके दोनों के बयान सुने जाएंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोई साक्ष्य है तो वो भी ले सकता है, ये तो आप जानते हैं, या कोई अतिरिक्त साक्ष्य से मिलता है अतिरिक्त, तो वो अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है ना। ये सारी चीजें प्रक्रिया जांच में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जांच करेगा, जांच में वो उनके कथन भी लिखित करेगा, कथन के बाद अगर कोई साक्ष्य है तो वो साक्ष्य भी लेगा,
है ना, साक्ष्य काय के बारे में, यही कब्जे के बारे में, ये सारे जो साक्ष्य हैं या कोई एक्स्ट्रा एविडेंस उससे मिलता है तो वो एक्स्ट्रा एविडेंस भी वो ले सकता है। इसके बाद वो निराकरण करेगा, क्या करेगा, ये देखेगा कि जब बाद विवादित मामला उसके समक्ष आया था, तब विवादित मामला जब उसके समक्ष आया था तो उस पर किसका कब्जा था। तो मजिस्ट्रेट यही चेक करना है उसे कि भैया जब विवादित मामला उसके समक्ष आया था उस समय वर्तमान स्थिति में किस व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा था और वास्तविक कौन व्यक्ति उस पर कब्जाधारी था, मतलब किसके कब्जे में वो संपत्ति थी, कौन उसका उपयोग कर रहा था। तो केवल इस बात का वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट निराकरण करेगा। परंतु है इसमें, परंतु भी देखिए इसमें, परंतु इंपॉर्टेंट है इसका, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख से जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है ठीक 2 माह पूर्व के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बालात और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख पे कब्जा रखता था। ये इंपॉर्टेंट है। जब ये उसको लगता है, परंतु कहता है कि भैया मजिस्ट्रेट को लगता है कि 2 माह पूर्व, ये याद रखना 2 माह पूर्व जब मजिस्ट्रेट का जो आदेश दिया या पुलिस से शिकायत की थी, शिकायत के बाद या मजिस्ट्रेट का जो लिखा है ना, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जब पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट की गई थी या मजिस्ट्रेट को कोई सूचना प्राप्त हुई थी, 2 चीजें, या तो पुलिस को रिपोर्ट की गई थी या मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त हुई थी, उससे 2 माह पूर्व किसी व्यक्ति को क्या किया था, जबरदस्ती उसको भूमि से क्या कर दिया था, बेकब्जा कर दिया था। अगर वो ये पाता है कि जब पुलिस को रिपोर्ट की गई आपने या फिर मजिस्ट्रेट से शिकायत की उस समय, उससे 2 माह पूर्व किसी व्यक्ति को जबरन उसकी भूमि से क्या कर दिया था, बेकब्जा कर दिया था, तो ये मान के चलेगा कि वर्तमान में किस व्यक्ति का कब्जा, जिसको बेकब्जा किया गया था वही उस व्यक्ति, उसी संपत्ति का क्या है, कब्जेदार है, वर्तमान में क्या है, कब्जेदार है। तो उस व्यक्ति को वो क्या मान के चलेगा कि ये वही व्यक्ति क्या है, उस संपत्ति का कब्जेदार है, यानी वही अभी उस पर कब्जा रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। 2 माह पूर्व अगर किसी को हटा दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये मान के चलेगा कि वास्तविकता में अभी वर्तमान में उसका ही कब्जा उस भूमि पर है। ये याद रखना। कैसे हटा दे, ये तो आप जानते हैं, जबरन ही हटाया जाएगा, किसी व्यक्ति को जबरन हटाया जाता है, बल प्रयोग करके हटाया जाता है, डरा धमका के हटाया जाता है, कोई कई वजह हो सकती है, तो उस किन्हीं भी वजह से उसको अगर हटा देते हैं, कितने माह पूर्व, 2 माह पूर्व, 2 माह अवधि आपको याद रखना है। 5वां ये कहता है, देखिए, इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसी अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि वह कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की कार्रवाइयों को रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। ये क्या कह रहा है भैया, पांचवा कह रहा है, इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसी अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का कोई वर्तमान पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है। ये कह रहा है कि भैया जब पक्षकार उपस्थित होते हैं, दर्शित मतलब ये बता सकते हैं न्यायालय में आके कि भैया जब पहले शिकायत की थी, अब वर्तमान में वो स्थिति नहीं रही, ये कहते हैं, न्यायालय में उपस्थित होते हैं और ये कहते हैं कि भैया पहले जो स्थिति थी अब वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं रही, पहले था बोले हमने विवाद, लेकिन अब जब न्यायालय में आए वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद, तो वो ये कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये ऐसा कारण न्यायालय में आकर के बता सकते हैं दोनों पक्षकार के, पहले विवाद था अब हमारा निपट गया, अब ऐसा कोई विवाद नहीं है। तो ऐसा ये कारण आकर न्यायालय में बता सकते हैं, इनको रोका नहीं जाएगा कि नहीं विवाद अभी भी जबरदस्त, जब विवाद मान ही नहीं रहे, वो दोनों ही तैयार हो गए हैं, तो न्यायालय उनको कारण दर्शित करने के लिए कह सकता है, आप बता सकते हैं। अगर ये लोग दोनों सहमत हो जाते हैं कि अब ऐसा कोई विवाद नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय क्या करेगा, अपना आदेश को रद्द कर देगा। क्या कर देगा, आदेश को रद्द कर देगा। लेकिन आदेश रद्द करने के बाद भी ये कह रहा है कि रद्दकरण के अधीन रहते हुए भी अंतिम होगा, जो इसका आदेश है कैसा होगा, अंतिम होगा। रद्दकरण के आदेश के अधीन रहते हुए ये आदेश क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। जब स्वाभाविक सी बात है, 2 ही पक्षकार थे, दोनों ही सहमत हो गए कि श्रीमान अब विवाद नहीं है, पहले था बोले 2 दिन पहले विवाद था, लड़ाई थी, लेकिन हमने बैठ के सुलझा लिया है, अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रह गया है, तो स्वाभाविक सी बात है मजिस्ट्रेट जो है अपना आदेश को क्या कर देगा, रद्द हो जाएगा और वो आदेश क्या हो जाएगा, अंतिम
हो जाएगा। छठवां देखिए, इसमें छठवां क्या कहता है, छठवें में भी ए बी है, पहला ए है। ए कहता है यदि मजिस्ट्रेट का यह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक कि उसे विधि के सम्यक अनुक्रम से बेदखल न कर दिया जाए, और या निषेध करने वाला कि जब तक कि ऐसा बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को जो बालात और सदोष पे कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। ये क्या कह रहा है, ये अब आदेश पारित कर रहा है। ये कह रहा है मजिस्ट्रेट ने जो जांच वगैरह कर ली है उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति को उस संपत्ति पर से हटाया या वर्तमान में उसका कब्जा है और वही उसका कब्जेदार है, तो ये कहता है विधि के अन्यथा अगर उसे नहीं हटाया जाता, विधि के प्रक्रम के अन्यथा उसे अगर नहीं हटाया जाता तो वास्तव में वो कब्जेदार व्यक्ति होता, तो ऐसे व्यक्ति को कुल मिला के वो क्या करेगा, वो आदेश पारित करेगा कि इस व्यक्ति को क्या करेगा, आदेश पारित करेगा कि इस व्यक्ति को कब्जा सौंप दिया जाए, या मान लो किसी व्यक्ति को कब्जे से हटा दिया गया है तो उसको कब्जा लौटा सकता है। दोनों बातें, तो कुल मिला के यहाँ या तो पहले से कब्जा है उस व्यक्ति का तो घोषणा करेगा कि इसी व्यक्ति का कब्जा है, उससे उसको कब्जेदार घोषित कर देगा, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को कब्जे से हटा दिया गया था तो उस व्यक्ति को वापस कब्जा दिलाएगा। ये दो चीजें करेगा। कब करेगा, जब वो संतुष्ट हो जाता है कि इसी व्यक्ति का उस संपत्ति पर कब्जा था। और अगर विधि के अन्यथा, विधि के अन्यथा मतलब होता है टाइटल वगैरह वाली बात होती, न्यायालय के आदेश से उसे नहीं हटा दिया जाता तब तक वो कब्जा रखने का हकदार है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति है तो उसके पक्ष में क्या करेगा, वो कब्जे का आदेश पारित कर देगा। बस इतना ही याद रखना है इसमें। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाए। ये तो आप जानते हैं जो भी आदेश दिया जाता है उसको तामील कराया जाएगा और प्रकाशित कराया जाएगा। तामील के साथ क्या हुआ, प्रकाशन होगा। जो भी आदेश न्यायालय का होता है उसका क्या कराई जाएगी, उसकी तामील कराई जाएगी और उसका प्रकाशन। तामील किस पे कराएंगे, जो भी सेकंड पार्टी तामील कराए जाएंगे कि आप कब्जा अगर रखे हैं तो छोड़ दें, विवादित संपत्ति इसके पक्ष में हो गई है। और प्रकाशन कराया जाएगा, एक नोटिस निकाल दिया जाएगा, अखबार वगैरह में निकाल दिया जाता है कि भैया ये विवादित संपत्ति पे किसका कब्जा वर्तमान में माना जाएगा, न्यायालय के आदेश से किसका कब्जा वर्तमान में माना जाएगा, तो ऐसा वो आदेश पारित कर सकता है। सातवां देखिए अब क्या कहता है। सातवां कहता है जब किसी ऐसे कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु की बात कह रहा है, जब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्रवाई का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसे पक्षकारों ऐसी कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्रवाई का पक्षकार बना सके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने दावा किया था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये कह रहा है कि भाई उसका कौन क्या करा जाएगा, सीधी सी बात है, उसका जो भी क्या होगा, विधिक प्रतिनिधि होगा। कौन होता है, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि जो उसकी संपत्ति धारण करेगा उसके मरने के बाद। विधिक प्रतिनिधि कौन होता है, जो उसकी संपत्ति धारण करता है उसके मरने के बाद। तो ऐसे व्यक्ति को वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को वो पक्षकार बना लेगा और आगे कार्रवाई करेगा। अब ये तो सिंपल बात हो गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, जो भी विधिक प्रतिनिधि है उसको बना लिया जाएगा। अब मान लीजिए कई विधिक प्रतिनिधि आ गए जो दावा करते हैं कि नहीं हम है विधिक प्रतिनिधि, तो सभी को, जितने भी दावेदार हैं वो सभी को क्या बना लेगा, सभी को पक्षकार बना देगा और आगे कार्रवाई चालू रहेगी। पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी विधिक प्रतिनिधि है उसको पक्षकार बना लिया जाएगा अगर है तो, और कार्रवाई चालू रखेगा। और अगर मान लीजिए कई विधि पक्ष का कई जो विधिक प्रतिनिधि वो आ जाते हैं कि हम भी साहब इनकी संपदा के उत्तराधिकारी हैं, हम भी विधिक प्रतिनिधि, तो जितने भी दावा करते हैं वो सभी को क्या कर लेगा, विधिक प्रतिनिधि बना लेगा और कार्रवाई आगे जारी रखेगा। देखिए अब आठवां देखिए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आठवां कहता है यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतः और प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के आदेश दे सकेगा और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के बयान के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे। तो आप जानते हैं कोई ऐसी संपत्ति वगैरह कोई फसल वगैरह है
जो शीघ्र नष्ट हो सकती है, या तो उसको विक्रय के आदेश देगा अगर ऐसी संपत्ति की जिसे विक्रय किया जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी संपत्ति जिसको अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तो उसको कस्टडी में ले लेगा। और वो जो उसके जो भी आगम होंगे, उसका जो भी विक्रय वगैरह होता है, जो भी आगम होते हैं, जो भी उससे लाभ होता है, प्राप्त होता है, वो जब कार्रवाई निपट जाएगी तो कार्रवाई निपटने के बाद जो भी उचित पक्षकार होगा, है ना, कोई एक होगा तो जो भी उचित पक्षकार होगा उसको उसकी रकम लौटा दी जाएगी। ये कहता है 8वां। इसके बाद देखिए इधर ही लिख लेते हैं 9वां। अब देखिए 9वां यहां लिख लेते हैं। 9वां क्या कहता है? 9वां कहता है यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस आधार के अधीन कार्रवाई के किसी प्रकरण के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन या निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे। ये तो साक्षी के लिए, ये भी आप जानते हैं। मान लीजिए कोई साक्षी है, कोई गवाह है, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो उसके लिए भी न्यायालय क्या कर सकता है? समन, कि भैया समन, अगर किस वजह से समन जानकारी के लिए किया जाता है कि भैया उपस्थित हो, अपनी गवाही दें, या कोई जो भी वस्तु वगैरह है, जो भी आपके पास साक्ष्य एविडेंस वगैरह है, वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश करें, तो ये साक्षी को समन है। 9 में साक्षी को समन अगर आवश्यकता है साक्षी की तो न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। 10वां कहता है इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। ये क्या कह रहा है? 107 यानी बॉन्ड भरवाने वाली। ये कह रहा है कि भैया न्यायालय की इस शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी, यानी न्यायालय को लगता है कि भैया आगे जाके विवाद हो सकता है तो वो बॉन्ड भी भरवा लेगा इनसे। अगर न्यायालय को लगता है आदेश तो पारित करेगा, साथ ही साथ वो सदाचारी बने रहने के लिए जो बॉन्ड भरवाया जाता है वो बॉन्ड वहां भी वो भरवा सकता है कि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो उन लोगों से जो भी विवादित संपत्ति पे विवाद कर रहे हैं उनसे क्या कर सकता है? एक बॉन्ड भी भरवा सकता है। ये 107 के अधीन, अगर वो चाहता है तो। ऐसा नहीं कि हर मामले में भरवाएगा, अगर उसे लगता है कि नहीं बॉन्ड भरवाना चाहिए तो बॉन्ड भरवा लेगा, उसको रोकेगी नहीं ये धारा। ये आपका हो गया 145। काफी बड़ा था लेकिन सिंपल था, है ना। तो याद रखना है आपको सेक्शन, छोटी मोटी 1 2 3 चीजें हैं इसमें जो याद रखना है। एक तो 2 माह वाली बात याद रखना है आपको, इसमें 2 माह वाली जो बात है वो याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है कि कब कितने माह पूर्व हटाया गया हो। 2 माह पूर्व किसका कब्जा माना जाएगा? उसी का कब्जा माना जाएगा जिसको 2 माह पूर्व हटाया जाता है ना। ये याद रखना है आपको। और सेक्शन याद रखना है 100, सेक्शन है अब 146। 146 क्या कहते हैं? विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। ये क्या कह रहा है? कुर्क की बात कह रहा है, संपत्ति को कुर्क, और अगर कुर्क नहीं होती तो रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। रिसीवर कौन होता है? जो देखभाल करता है संपत्ति की, और न्यायालय का अधिकारी समझा जाता है। रिसीवर 2 चीजें कर सकता है। अब मान लीजिए वहां तो विवाद का निराकरण होता है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती कि भाई विवाद का निराकरण नहीं हो पाता, समझ में नहीं आ रहा कौन की संपत्ति है ना। तो ऐसे में फिर रिसीवर और कुर्की की आवश्यकता होती, तो उसके बारे में कह रहा है। पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिजनक समझता है, अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथा विनिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता कि उस समय उसमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकार के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता। ये कह रहा है कई बार ऐसी परिस्थिति ना, मैंने बताया ना। ये क्या कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट ने धारा 145(1) के अधीन कोई आदेश पारित किया था, उसके बाद वो किसी भी समय उसे लगता है कि पक्ष का जो कब्जा है उस समय नहीं था, उसको या तो ये लगता है किसी का कब्जा नहीं था। पहला तो ये लगता है कि वो विवादित भूमि पर किसी का कब्जा था ही नहीं, था ही नहीं, ऐसा उसको लगता है कि भाई कोई का कब्जा नहीं था, बिल्कुल विवादित थी। अब आगे ये लोग अपना हक साबित करने लगे। या वो क्या करता है, अथवा यदि वे अपना समाधान नहीं कर पाता कि उस समय उसकी किसका कब्जा था, या वो समाधान नहीं कर पाता, निराकरण मतलब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, समाधान नहीं कर पाता। ये 2 चीजें याद रखना है। समाधान नहीं कर पाता है कि भाई किसका कब्जा है उस संपत्ति पे, ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाया, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया, जो भी साक्ष्य वगैरह सब लिए लेकिन वो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया कि किसका उस संपत्ति पर
कब्जा था या विषय वस्तु जो भी है उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा था, तो वो क्या कर सकता है, उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है। क्या कर सकता है, कुर्क कर सकता है। कब तक के लिए कुर्क करेगा, न्यायालय, सक्षम न्यायालय के आदेश होने तक। सक्षम, ये याद रखना है, सक्षम न्यायालय के आदेश होने तक, ये याद रखना है आपको कि वो सक्षम न्यायालय मतलब जो भी सिविल न्यायालय वहां बात जाएगा, तो जो भी सक्षम सिविल न्यायालय उसके आदेश होने तक के लिए वो संपत्ति को कुर्क कर लेगा कि भैया न्यायालय में जाओ, उस पर अपना निराकरण करा के लाओ कि किस व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा था और कौन व्यक्ति उसका हकदार है। तो इसका निराकरण करा के लाइए, जब तक वो संपत्ति को क्या कर लेगा, कुर्क कर लेगा। किस समय तक कर लेगा, जब तक उनसे इनको जाएगा कि भैया आप जाइए न्यायालय में जाइए, अपना निराकरण करा के आइए, उस समय तक वो क्या कर लेगा, उस संपत्ति को कुर्क कर लेगा। परंतु लिखा है, परंतु यदि ऐसा मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिसंपत्ति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह किसी समय भी कुर्की को वापस ले सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि भैया उनको लगता है कि कोई परिसंपत्ति भंग वगैरह होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो कुर्की का जो आदेश दिया था उसे किसी भी समय वो वापस ले सकता है। ये कुर्की कब करेगा, जब उसे लगता है कि कोई परिसंपत्ति भंग हो सकती। अगर उसे लगता है कि भैया अब परिसंपत्ति भंग होने वाली कोई बात नहीं है, तो वो कुर्की का जो भी आदेश दिया था उसको किसी भी समय वापस ले सकता। परंतु कहता है कि वो कुर्की के आदेश को किसी भी समय क्या कर सकता, वापस ले सकता। कब ले सकता, जब उसे लगता है कि अब कोई दंगा वगैरह होने की कोई आशंका आदि नहीं है, तो वो कुर्की के आदेश को वापस ले लेगा। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कुर्की का आदेश कब देगा, जब वो समाधान नहीं कर पाता कि संपत्ति पर किसका कब्जा है। ये याद रखना है, जब मजिस्ट्रेट ही समाधान नहीं कर पाता कि संपत्ति पर किसका कब्जा है, तो वो कुर्की के आदेश दे सकता है। ये पूछा जाता है, कब देता है, जब वो समाधान ही नहीं कर पाता कि भाई किसका कब्जा है, तो वो कुर्की के आदेश दे देगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, तब यदि ऐसा विवाद विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो उसके ऐसा इंतजाम कर सकता है जो उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रिसीवर को होती हैं। परंतु लिखा है, परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट, ये बाद में पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो ये कह रहा है कि जब किसी सिविल न्यायालय द्वारा, मान लो संपत्ति है, सिविल, अब रिसीवर की जरूरत क्यों होती, देखभाल करने के लिए। मामला चल रहा है भैया, जब तक संपत्ति पड़ी हुई है कौन देखेगा उसको, देखभाल कौन करेगा, कोई कब्जा लेगा, कुछ कर लेगा, इसीलिए रिसीवरों की नियुक्ति की जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है ना, सिविल न्यायालय ने कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया, तो जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, रिसीवर को नियुक्त कर सकता है अपनी तरफ से, है ना। रिसीवर को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और रिसीवर को वही शक्ति होगी जो सीपीसी के अधीन रिसीवर को होती है, वही शक्ति यहाँ भी होंगी, कोई अलग से नहीं है। तो जो सीपीसी के अधीन उसको शक्ति होती है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन, वही शक्ति यहाँ भी उसको धारण करेगा। लेकिन परंतु कहता है बाद में, यहाँ तो उसने रिसीवर नियुक्त कर दिया, किसने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने। कब करा, जब न्यायालय ने, जो सिविल न्यायालय उसने कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया था, तो इसने अपनी तरफ से अगर इसे उचित लगता है कि भाई रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए, तो वो रिसीवर नियुक्त कर सकता है। लेकिन परंतु नीचे लिखा है, परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब इनके बाद क्या करता है न्यायालय, रिसीवर नियुक्त करता है, तो पहले कंडीशन कहता है ए, अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे, और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त की गए रिसीवर को उन्मोचित कर देगा। अगर मान लो 100 ऐसी बात है कि आप सिविल न्यायालय ने स्वयं ने रिसीवर नियुक्त कर दिया है, तो वो जो रिसीवर नियुक्त किया गया था उसको क्या आदेश देगा कि जो न्यायालय का रिसीवर है उसको कब्जा सौंप दो, मतलब उसको सारे अपने जो अधिकार थे हमने आपको दिए थे वो उसको सौंप दिए जाए, और इस प्रकार जो रिसीवर इसने नियुक्त किया था उसको क्या कर देगा, ये उन्मोचित कर देगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या आदेश देगा उस रिसीवर को कि जो सारे अधिकार आपको दिए थे वो दूसरे जो रिसीवर है, कौन सा, जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया, उसको अपने अधिकार सौंप दिए जाए या उसको अपना कब्जा सौंप दिया जाए। तो इस तरीके के आदेश देगा, और इस प्रकार क्या करेगा, उस रिसीवर को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, उन्मोचित हो जाएगा वो। दूसरा कहता है, ऐसी अन्य आनुषंगिक या परिणामिक आदेश दे सकता है जो न्याय संगत हो, या अन्य कोई आदेश जो वो उसको उचित लगते हैं वो आदेश भी पारित कर सकता है। ठीक है, ये इसका था 146, इतना ही है इसमें। तो ये याद रखना है कि अगर रिसीवर न्यायालय का नियुक्त हो जाता है तो सारी पावर फिर किस पे आ जाएंगे, न्यायालय के द्वारा नियुक्त रिसीवर पर आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आपका आता है 147।
सेक्शन जो है 147 कहता है भूमि या जल के उपयोग के लिए उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद है। ये भूमि और जल के उपयोग के बारे में, ठीक है। तो उपयोग के बारे में है, काय के बारे में, भूमि और जल के उपयोग के बारे में। भूमि और जल के उपयोग के बारे में विवाद है कि भाई कौन उपयोग करेगा, उसका विवाद है। गांव में ये भी हो जाता है। पहला देखिए इसमें क्या कहता है। पहला कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के लिए किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसा अधिकार का दावा सूखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होना संभव है, तब वह अपना समाधान ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद के संबंध में पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। ये भी वही बात कह रहा है, जो सेम वही बात है। यहाँ भी कह रहा है कि भैया जब विवाद है, कौन सा विवाद है, उपयोग के बारे में विवाद है, चाहे वो सूखाचार के अधिकार के आधार पर हो या किसी अन्य आधार, किसी भी आधार पर हो, कुल मिला के जो विवाद है कि भाई भूमि का उपयोग या जल का उपयोग कौन करेगा, और सूचना तो आप जानते ही या पुलिस रिपोर्ट पर मिलती है या अन्यथा उसे सूचना मिल जाती है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी व्यक्ति हो उन सारे व्यक्तियों को समन करेगा और आदेश उनसे कहेगा कि आपके न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप आइए, उपस्थित हुई और न्यायालय के समक्ष कारण दर्शित करिए कि आपके खिलाफ आदेश क्यों ना पारित किया जाए। तो उस तरीके का आदेश उनको देगा, समन कराएगा। भूमि या जल का अर्थ लिखा है कि धारा 145 की उपधारा 2 में जो अर्थ है वो यहाँ भी वही अर्थ लगाया जाएगा। इस पर दूसरा देखिए क्या कहता है, सेम बात है, सेम भाषा आएगी इसमें भी, इसीलिए दूसरा कहता है मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो उसके द्वारा पेश किए जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जो वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसे अधिकार वर्तमान है, और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 के उपबंध याथासाक्ष्य लागू हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं ना एक सी कार्रवाई, सेम कार्रवाई। अब जब वो समन कर दिया तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, जो भी पक्षकार आए हैं उनको सुनेगा, उनको सुनने के बाद क्या करेगा, साक्ष्य वगैरह अगर कोई है तो साक्ष्य को लेगा, अतिरिक्त अगर कोई साक्ष्य वगैरह है तो उसको भी लेगा। उन सारी चीजों को लेने के बाद क्या करेगा, जैसा वो आवश्यक समझे वैसा वो आदेश पारित कर सकता है, जैसा भी वो आदेश उचित समझता है वैसा वो आदेश क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। और एक बात चीज जरूर देखेगा, वो ये देखेगा कि वर्तमान में ऐसा अधिकार वर्तमान है या नहीं। तो वो ये देखेगा कि वर्तमान में जो स्थिति है कि नहीं, जो विवाद की स्थिति थी, जो लड़ाई की स्थिति थी, वर्तमान में है कि नहीं, वर्तमान स्थिति को भी देखेगा। तो वर्तमान स्थिति का भी निराकरण करेगा, देखेगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है, पहले जो आवेदन किया था उसके बाद वर्तमान में आज क्या स्थिति है, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखेगा। तो ये कॉमन बात है, इसमें भी सेम बात है ना। और कार्रवाई कैसे की जाएगी, जैसे अपन 145 में पढ़ा वैसी सेम वही कार्रवाई यहाँ भी की जाती है। तीसरा कह रहा है यदि उस मजिस्ट्रेट का यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान है तो ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश देता। अब ये चूंकि कह रहा है कि भाई उसे लगता है कि वर्तमान स्थिति ऐसी मौजूद है, अभी भी हालात जो है खराब है, ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का क्या करता है, किसी भी हस्तक्षेप मतलब मना कर देगा कि भैया कोई अगर मान लो जल का है, मान लो या भूमि का है, तो सबसे मना कर देगा कि कोई भी उस भूमि पे, चूंकि भी उसमें आदेश लगा दिया जाएगा कि ये भूमि विवादित है, यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर जो भी प्रोग्राम होता, मान लो जल ही उदाहरण ले लो कि जल से लोग पीते हैं, तो मना कर दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जल, जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता इधर से जल वगैरह नहीं भरा जाएगा, जल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का आदेश वो पारित कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसको लगता है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति मौजूद है, क्योंकि ऐसा आदेश इसलिए पारित करना आवश्यक है कि भैया ये लोग जाएंगे तो फिर दूसरे जाएंगे तो विवाद होगा। तो विवाद की जो है वस्तु उसी पे रोक लगा दी जाएगी कि भैया इधर कोई नहीं जा सकता जब तक कि न्यायालय का आदेश नहीं हो जाता, तो उस पर हस्तक्षेप का रोक लगा देगा, कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुल मिला के इस तरीके का वो आदेश पारित करेगा। या कोई बाधा वगैरह होगी तो उस बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है। अगर मान लो कोई बाधा लगी थी, किसी ने रास्ता रोक रखा था, तो उसको हटाने का भी आदेश दे देगा।
तो इस तरीके का आदेश वो पारित कर सकता। परंतु है इसमें भी परंतु कहता है जहां ऐसा अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला की जिसमें परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले 3 माह के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसम में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में, अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि कोई ऐसे अधिकार है कि जो कभी कभी यूज किए जाते हैं, डेली नहीं होते ना, कुछ परंपरागत अधिकार होते हैं जहाँ लोग कुछ समय के लिए जाते हैं, कुछ टाइम बाद किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति की तारीख से अगर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तला पर प्राप्ति की तारीख के 3 माह के अंदर, ये याद रखना है, प्राप्ति की तारीख 3 माह के अंदर, ये जो तारीख है याद रखना है, 3 माह के अंदर नहीं किया गया, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक कि ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में अंतिम अवसर, मतलब उससे पूर्व का कोई मौसम हो जहाँ पहली बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज है कि जहाँ जनवरी के मौसम में जाते हैं, उधर ही पूजा वगैरह जो भी होती है उसी मौसम में होती है, उसी भूमि पर कोई है तो हम होती, तो उससे पूर्व की अवस्था देखेगा कि उससे पूर्व में उसका इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था, उस चीज को वो ध्यान में रखेगा। अगर इस तरीके का है, उसमें लिखा है आगे अवसरों पर ही किया जाता है, वहां जब ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व ऐसे मौसमों के अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, वह ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो उस तरीके का कोई आदेश पारित नहीं करेगा। आदेश पारित कुल मिला के जो रूढ़िगत जो चीजें होती हैं और जिनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ समय के लिए किया जाता है और कुछ ही समय के लिए किया जाता है, डेली नहीं किया जाता, तो उसके बारे में वो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा। जो ऊपर आदेश पारित किया था कि हस्तक्षेप ना किया जाए, ये वाला जो आदेश है वो इन मामलों में वो पारित नहीं करेगा। बस इतना याद रखना है आपको, ये वाला आदेश को इन मामलों में जो रूढ़िगत है, कुछ समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वाला जो आदेश था उसका इन मामलों में वो आदेश पारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रूढ़िगत होते हैं, कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, इसलिए इनमें इस तरीके का कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है जब धारा 145 की उपधारा 1 के प्रारंभिक के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवादित भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथन अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकेगा मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। और जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम हो कि विवाद के संबंध में धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जाना चाहिए, तो वो अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकेगा मानो वो धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई। सीधी इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सीधी ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को जब मालूम पड़ता है कि विवादित भूमि किसी अभिलेख के अधिकार के बारे में है, तो अपने कारणों को सबसे पहले अभिलिखित कर सकता है और उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करेगा। तो पूर्व मिला के क्या करेगा? कारण लिखित करेगा। कारण लिखित करने के बाद वो कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? कार्रवाई। अगर उसको लगता है कि भी आगे कार्रवाई की जानी चाहिए तो कार्रवाई की जाएगी उसके द्वारा, और ऐसे की जाएगी कि जैसे धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जाती है। तो जैसे धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जाती है, अगर उसे लगता है कारण लिखित करने के बाद उसे लगता है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, तो जैसे धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जाती है वैसे ही वो यहाँ भी कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें। अब देखिए लास्ट सेक्शन है 148, इसका सेक्शन 148, यह है स्थानीय जांच, लोकल जांच। ये तो आप जानते हैं कि भैया कोई भी मामला है तो वहां की जांच करना पड़ेगी, तो स्थानीय जांच की जाएगी। वहां की क्या की जाएगी? स्थानीय जांच, लोकल जांच करवाई जाएगी मामले की स्थिति को देखने के लिए ना, क्या स्थिति है। तो ये कह रहा है इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है जब कभी धारा 145, 46 और 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, और घोषित कर सकता है कि जांच का आवश्यक व्यय
या उसका कोई भाग किसके द्वारा किया जाएगा। कौन कौन आदेश दे सकता है जांच के, ये आपको बस इतना से याद रखना, जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट। कौन दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट। ये दो लोग हैं जो जांच के लिए आदेश दे सकते हैं, स्थानीय जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जो इसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, या कह लीजिए अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनको दे सकते हैं। और उसके लिए मार्गदर्शन कुछ सिद्धांत भी बना सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं किस तरीके की जांच करनी, कौन से आधार पर जांच करनी, वो सारे ये बता सकते हैं। मार्गदर्शन गाइडलाइन कह सकते हैं, गाइडलाइन भी दे सकते हैं उनको कि किस आधार पर उनको जांच करनी है और क्या क्या जांच करनी है, क्या जांच, ताकि उनको मदद हो सके जांच करने में, उनको समझ में आए कि हमें किस बात की जांच करनी है, तो इसके बारे में उनको बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि भैया उसका जो खर्चा होगा, जांच में जो खर्चा होगा, वो खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा, तो खर्चे के बारे में भी बता सकते हैं ना। तो वो खैर चीज याद नहीं रखना आपको, तो बस इतना याद रखना है कौन करवा सकता है जांच के आदेश, कौन दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है और उपखंड मजिस्ट्रेट देता है। किससे करवाता है, जो भी इनके अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा वो जांच करवाने के आदेश दे सकता है। 148 में दूसरा कहता है ऐसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य पढ़ा जाएगा। ये तो आप जानते हैं, जब ये जांच करके जो भी नीचे का कर्मचारी या अधिकारी था, वो जो भी रिपोर्ट लाएगा उसको क्या माना जाएगा, उसको साक्ष्य माना जाएगा, उसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कॉमन बात है। तीसरा देखिए क्या कहता है, जब धारा 145, 146 और 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकारों द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में। और ऐसे खर्चों के अंतिम साक्षियों और प्लीडरों की फीसों के बारे में वे भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय, ये तो आप जानते खर्चे के बारे में कह रहा है वो, कि भाई जब न्यायालय देखेगा कि भाई खर्चे कैसे दिए जाए, या तो वो पूरे खर्चे देगा, तय कर सकता है कि पूरे खर्चे दिए, पहला तो ये तय करेगा कौन देगा खर्चा, कोई पक्षकार देगा या कोई दूसरा व्यक्ति देगा, या फिर दूसरी बात ये तय करेगा कि भाई खर्चे दिए जाएंगे, आधे दिए जाएंगे कि पूरे दिए जाएंगे, या फिर ये तय करेगा कि जो वकील वगैरह होते हैं, प्लीडर वगैरह होते हैं, जो फीसें वगैरह होती हैं, उनके खर्चे भी इसमें शामिल है, तो उनके खर्चे कौन देगा, तो ये सारी चीजें उसमें, तो ये भी कोई खास नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक सेक्शन याद रखना है, 148 में स्थानीय जांच है, और दूसरा ये पहला वाला जो है इसका पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, बाकी कॉमन चीज है, तो कॉमन चीजें तो पूछना है नहीं, कॉमन तो सभी जानते हैं, कॉमन चीजें होती हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका अध्याय 11, ये अभी याद देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 ही धारा है इसमें, धाराएं हैं, तो इसको देख लेते हैं। अध्याय 11 छोटा सा, हाँ क्या डेटा लेफ्ट हो रहा है, डेटा नहीं बचा। कौन का, आपका? जी सर। चलो ठीक है, तो कल देख लेंगे उसको, छोटा सा है, 153 है, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी